यानी नगर पालिकाओं के प्रावधानों पर संविधान में हमेशा से नहीं थे। हाँ, ये बाद में जोड़े गए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए और लागू हुए 1 जून 1993 से। सही कहा। इसने भारत में शहरी शासन की रूपरेखा ही बदल दी एक तरह से। इस हिस्से में कुछ खास शब्द आते हैं, जैसे महानगर क्षेत्र। संविधान के मुताबिक ये वो इलाका है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा हो। 10 लाख हो के। हाँ, और इसमें एक या ज्यादा जिले भी आ सकते हैं और ये कई नगर पालिकाओं या पंचायतों से मिलकर बना हो सकता है। और ये तय कौन करता है? राज्यपाल इसे अधिसूचित करते हैं। ठीक है। और नगर पालिका शब्द का क्या मतलब है संवैधानिक तौर पर? आसान शब्दों में कहें तो ये स्थानीय स्तर पर स्वशासन यानी अपना राज चलाने वाली एक संस्था है। अच्छा। हाँ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत बनाया गया है। और एक और चीज, जब भी जनसंख्या की बात आती है तो उसका आधार हमेशा पिछली जनगणना के प्रकाशित आंकड़े होते हैं। समझ गया, पिछली जनगणना। ठीक है, तो ये संस्थाएं बनती कैसे हैं? क्या मतलब हर शहर के लिए एक ही तरह की नगर पालिका होती है? नहीं, यहीं पर संविधान एक कह सकते हैं लचीलापन दिखाता है। ये 3 तरह की नगर पालिकाओं की बात करता है। 3 तरह की? जी हाँ, ये इलाके के चरित्र पर निर्भर करता है। पहली है नगर पंचायत। नगर पंचायत? हाँ, ये उन इलाकों के लिए है जो गांव से शहर बन रहे हैं, मतलब संक्रमणशील क्षेत्र जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिशनल एरियाज। बिल्कुल। दूसरी है नगर पालिका परिषद। ये छोटे शहरी इलाकों के लिए होती है। ओके। और तीसरी नगर निगम। ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है, जैसे दिल्ली, मुंबई। बड़े शहर, ठीक है। लेकिन ये कैसे तय होता है कि कौन सा इलाका संक्रमणशील है, कौन सा छोटा शहरी, कौन सा बड़ा शहरी? ये कौन तय करता है? ये तय करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल को? हाँ, वो कई बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे वहाँ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, डेंसिटी। हाँ, उस इलाके से सरकार को कितना राजस्व मिलता है, कितने लोग खेतीबाड़ी छोड़ दूसरे कामों में लगे हैं, मतलब गैर कृषि रोजगार का प्रतिशत, और उस जगह का आर्थिक महत्व क्या है। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, इन सब के आधार पर ही वर्गीकरण होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी शहरी इलाके में इनमें से कोई भी नगर पालिका ना बने, मतलब कोई एक्सेप्शन? हाँ, एक खास स्थिति में ऐसा हो सकता है। अगर राज्यपाल चाहें तो किसी औद्योगिक इलाके को औद्योगिक नगरी यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। औद्योगिक नगरी? हाँ, खासकर अगर वहाँ की जो नगर पालिका वाली सेवाएं हैं, जैसे साफ सफाई, पानी, वो कोई कंपनी या औद्योगिक प्रतिष्ठान खुद ही दे रहा हो। अच्छा, अगर कंपनी ही सब देख रही है। हाँ, तो ऐसे में वहाँ अलग से इस तरह की नगर पालिका बनाना जरूरी नहीं रह जाता। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब ये नगर पालिकाएं बन गईं, इनमें सदस्य कौन होते हैं? क्या सभी चुनकर आते हैं? संविधान कहता है कि ज्यादातर सदस्य तो सीधे चुनाव से ही आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से। डायरेक्ट इलेक्शन? हाँ, इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम आम भाषा में वार्ड कहते हैं। वार्ड? हाँ। और हर वार्ड से लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अपने का ज्यादातर सदस्य, इसका मतलब कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं बिना चुनाव के? बिल्कुल। राज्य की विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाकर कुछ और लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है। जैसे ऐसे लोग जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, एक्सपर्ट्स कह सकते हैं। अच्छा, नॉमिनेटेड सदस्य? हाँ, लेकिन एक अहम बात यह है कि इन्हें नगरपालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोटिंग राइट नहीं होता? ओके। सही। फिर उस इलाके के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य मतलब एमपीज और एमएलएज, जिनका चुनाव क्षेत्र उस नगरपालिका के दायरे में आता है, वो भी सदस्य होते हैं? हाँ, एक्स ऑफिशियो कह सकते हैं। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसीज, जो उस नगरपालिका क्षेत्र के वोटर हों। अच्छा। और अगर वार्ड समितियां या दूसरी समितियां बनी हैं तो उनके अध्यक्ष भी सदस्य हो सकते हैं। तो मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ अनुभव और बाकी स्तरों के प्रतिनिधि भी? हाँ, कोशिश यही है कि स्थानीय शासन में अनुभव और व्यापक प्रतिनिधित्व का मिश्रण हो सके। और नगर पालिका के मुखिया का चुनाव मतलब अध्यक्ष या मेयर, उसका क्या तरीका है? इसका कोई एक निश्चित तरीका संविधान ने नहीं बताया है। अच्छा। हाँ, ये राज्यों पर छोड़ा गया है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय कर सकता है कि अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी या फिर चुने हुए सदस्य अपने में से किसी एक को चुनेंगे।
मतलब दोनों तरीके संभव है। जी हाँ, ये राज्य पर निर्भर करता है। आपने अभी वार्ड समिति का जिक्र किया था, जी, ये क्या चीज है? वार्ड कमिटीज, हाँ, ये बड़े शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संविधान कहता है कि जिन नगर पालिकाओं की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, 3 लाख प्लस? हाँ, 3 लाख या ज्यादा, वहां वार्ड समितियों का गठन जरूरी है, मैंडेटरी है। ये एक या एक से ज्यादा वार्डों को मिलाकर बनाई जा सकती हैं। इनका मकसद क्या होता है और इनमें कौन लोग होते हैं? इनका मूल मकसद है शासन को और ज्यादा स्थानीय बनाना, मतलब वार्ड लेवल की जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करना। डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से। बिल्कुल। इनकी संरचना कैसी होगी, इनको क्या अधिकार मिलेंगे, सदस्यों को कैसे चुना जाएगा, ये सब राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। लेकिन सदस्य कौन होंगे ये तो बताएं। हाँ, ये तय है कि उस वार्ड से या उन वार्डों से चुने गए जो नगर पालिका सदस्य हैं वही इन समितियों के सदस्य होते हैं। अच्छा, वही काउंसलर। हाँ, और अगर समिति में एक से ज्यादा वार्ड है तो सदस्य आपस में अध्यक्ष चुन लेते हैं, और अगर एक ही वार्ड की समिति है तो वही सदस्य अध्यक्ष होता है। और क्या इनके अलावा भी समितियां बन सकती हैं? हाँ, राज्य विधानमंडल चाहे तो वार्ड समितियों के अलावा और भी समितियां बना सकता है। ठीक है। अब एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं, आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन। क्या संविधान समाज के सभी वर्गों को इन शहरी सरकारों में जगह सुनिश्चित करता है? हाँ, ये 74वें संशोधन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संविधान में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का स्पष्ट प्रावधान है। कितना आरक्षण? सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, मतलब जिस नगर पालिका क्षेत्र में एससी एसटी की जितनी आबादी का हिस्सा है, लगभग उसी अनुपात में सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। और ये सीटें हमेशा के लिए एक ही वार्ड में फिक्स रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीटें बारी बारी से, मतलब रोटेशन के आधार पर अलग अलग वार्डों को आवंटित की जाती हैं। रोटेशन से? हाँ, ताकि हर वार्ड को समय समय पर सामान्य और आरक्षित होने का मौका मिल सके। ठीक है। और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए भी बहुत व्यापक आरक्षण का प्रावधान है। पहली बात, एससी एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से कम 1/3 सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए होंगी। उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए? ओके। हाँ, और दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि नगर पालिका में चुनाव से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3। टोटल सीटों का 1/3? जी हाँ, कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। अच्छा, वो इंक्लूडेड है? हाँ, और ये सीटें भी रोटेशन से ही आवंटित होती हैं। तो महिलाओं के लिए काफी मजबूत प्रावधान है। क्या अध्यक्ष के पद पर भी आरक्षण लागू होता है, मेयर या चेयरपर्सन के लिए? जी हाँ, अध्यक्षों के पद भी एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अच्छा, वो भी आरक्षित होते हैं? हाँ, ये आरक्षण कैसे लागू होगा, किस क्रम में होगा, इसका तरीका राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। और पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसीज के लिए, क्या उनके लिए भी आरक्षण है? संविधान सीधे तौर पर ओबीसी आरक्षण अनिवार्य नहीं करता है। इसमें अनिवार्य नहीं करता है, नहीं। लेकिन ये राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति देता है कि अगर वे चाहें तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए भी सीटों या अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। मतलब ये राज्यों पर छोड़ा गया? ये ऑप्शनल है राज्यों के लिए। हाँ। तो ये जो आरक्षण व्यवस्था है एससी एसटी और महिलाओं के लिए, क्या ये हमेशा के लिए? देखिए, महिलाओं के आरक्षण पर तो कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। अच्छा। लेकिन एससी एसटी के लिए जो सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण है वो तब तक ही लागू रहेगा जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 में बताई गई अवधि है। अनुच्छेद 334? हाँ, जिससे संसद समय समय पर आगे बढ़ाती रहती है, आपने देखा होगा। अभी ये शायद 2030 तक है। अच्छा, वो लोकसभा और विधानसभा वाले आरक्षण से जुड़ा है? बिल्कुल, उसी अवधि तक ये भी लागू रहता है। समझ गया। चलिए अब कार्यकाल की बात करते। टेन्योर। एक नगर पालिका कितने समय के लिए चुनी जाती है? सामान्य तौर पर एक नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल फिक्स्ड? हाँ, संविधान में ये स्पष्ट लिखा है, 5 साल। क्या इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है? डिसॉल्व कर सकते हैं। हाँ, किया जा सकता है अगर राज्य के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था हो। लेकिन संविधान एक सुरक्षा कवच देता है। क्या? कि किसी भी नगर पालिका को भंग करने से पहले उसे अपनी बात कहने का यानी सुनवाई का पूरा मौका देना जरूरी है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
अच्छा, ऐसे ही नहीं कर सकते। नहीं, मनमाने ढंग से भंग नहीं किया जा सकता। और अगर भंग हो जाए मान लीजिए तो फिर क्या होता है? अगर कोई नगरपालिका भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी। 6 महीने के अंदर? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर भंग हुई नगरपालिका का बचा हुआ कार्यकाल ही 6 महीने से कम था, अच्छा, मान लीजिए 4 महीने बचे थे। हाँ, तो उस छोटी सी अवधि के लिए फिर से चुनाव कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गया। और जो नई नगरपालिका इस तरह बीच में चुनकर आती है भंग होने के बाद, क्या वो पूरे 5 साल काम करती है? नहीं, ये एक जानने लायक बात है। बीच में चुनकर आई नगरपालिका सिर्फ उतने ही समय के लिए काम करती है जितना मूल नगरपालिका का कार्यकाल बचा हुआ था। मतलब वो पिछली वाली का बचा हुआ टर्म पूरा करती है। बिल्कुल सही। वो फ्रेश 5 साल के लिए नहीं होती। ये अहम है। अच्छा, सदस्य बनने के लिए अयोग्य होने के भी कुछ नियम होंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस? हाँ, बिल्कुल। संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा अगर वो राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए जो कानून बने हैं उनके तहत अयोग्य है। मतलब जो एमएलए बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वहीं यहाँ भी? ज्यादातर वही, बस एक बड़ा फर्क है उम्र का। विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, पर नगरपालिका के लिए 21 साल की उम्र पूरी कर चुका व्यक्ति भी योग्य है। अच्छा, उम्र 21 साल। हाँ, इसके अलावा राज्य सरकारें और भी अयोग्यताएं कानून बनाकर तय कर सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, शक्तियां और जिम्मेदारियां, पावर्स एंड फंक्शंस। नगरपालिकाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं? देखिए, संविधान का लक्ष्य इन्हें सिर्फ नाम की संस्थाएं बनाना नहीं है, बल्कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज। हाँ, इसलिए राज्य विधानमंडलों को अधिकार दिया गया है कि वे नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार दें जिनसे वे वाकई स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। किस तरह की शक्तियां, क्या काम करने की उम्मीद है इनसे? मुख्य रूप से 2 तरह के काम सौंपे जा सकते हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, प्लानिंग, लोकल लेवल पर प्लानिंग। हाँ। और दूसरा, उन योजनाओं को लागू करना जो राज्य सरकारों ने सौंपे, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें वो विषय भी शामिल हैं जो संविधान की 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची? 12th शेड्यूल, उसमें क्या है? हाँ, 74वें संशोधन ने इसे जोड़ा था। इसमें शहरी जीवन से जुड़े 18 विषय लिस्टेड हैं। 18 विषय? जैसे अर्बन प्लानिंग, जिसमें टाउन प्लानिंग भी शामिल है, सड़कों और पुलों का निर्माण और रखरखाव, पीने का पानी मुहैया कराना, पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, फायर सर्विसेज। हाँ, फायर सर्विसेज, झुग्गी बस्तियों का सुधार और अपग्रेडेशन, पार्क, गार्डन, खेल के मैदान बनाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, इस तरह के कई काम हैं। मतलब शहर के लगभग सारे बुनियादी काम। हाँ, काफी हद तक। ये लिस्ट राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन देती है कि वे कौन से काम नगरपालिकाओं को सौंप सकती हैं। यहाँ ये जानना दिलचस्प हो जाता है, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस? क्या नगरपालिकाएं खुद टैक्स लगा सकती हैं? ये किसी भी संस्था के कामकाज के लिए, जैसा आपने कहा, सबसे जरूरी सवाल है और संविधान ने इसका ध्यान रखा है। कैसे? अनुच्छेद 243X में इसका प्रावधान है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगरपालिकाओं को कई तरह के वित्तीय अधिकार दे सकता है। क्या क्या अधिकार? जैसे वो नगरपालिकाओं को कुछ खास तरह के टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने, वसूलने और फिर उसको इस्तेमाल करने का अधिकार दे सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजिंग टैक्स वगैरह। खुद टैक्स लगाकर खुद इस्तेमाल करना। हाँ। दूसरा, राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है, जैसे मान लीजिए एंटरटेनमेंट टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी, उसका कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को सौंप सकती है, असाइन कर सकती है। राज्य के टैक्स में से हिस्सा। तीसरा, राज्य की संचित निधि से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड दे सकती है। ग्रांट्स। हाँ। और चौथा, नगर पालिकाओं को अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए खुद के फंड बनाने की इजाजत भी दे सकती है, म्यूनिसिपल फंड्स। मतलब कोशिश ये है कि वे वित्तीय रूप से कुछ हद तक आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल, उद्देश्य यही है। वित्तीय अधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या इनकी माली हालत की समीक्षा या निगरानी का भी कोई तंत्र है, कोई चेक रखने के लिए? हाँ, इसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संविधान में राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये क्या है? ये वही आयोग है जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 243 झ और 243 I में इसका जिक्र है।
और 74वें संशोधन ने कहा कि यही आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के लिए एक ही वित्त आयोग? हाँ, ज्यादातर राज्यों में एक ही होता है। ये आयोग हर 5 साल में बनता है। और ये वित्त आयोग करता क्या है, इसका काम क्या है? ये आयोग राज्यपाल को सिफारिशें देता है, रिकमेंडेशंस। किस बारे में? कई चीजों पर, जैसे राज्य सरकार की टैक्स से होने वाली जो नेट आमदनी है उसका बंटवारा राज्य और नगर पालिकाओं के बीच कैसे हो। टैक्स डेवोल्यूशन। हाँ, कौन से टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं या वो खुद लगा सकती हैं, उन्हें राज्य सरकार से कितना अनुदान मिलना चाहिए, और सबसे जरूरी उनकी वित्तीय हालत सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो एक तरह से राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने का काम करता है। बिल्कुल, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन सिफारिशों का क्या होता है? क्या ये मानना जरूरी है? राज्यपाल इन सिफारिशों को और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसकी एक रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये एक अहम इनपुट होता है पारदर्शिता के लिए। हाँ, और इसके अलावा संविधान राज्य विधानमंडल को ये भी अधिकार देता है कि वो नगर पालिकाओं के खातों, अकाउंट्स के रखरखाव और उनकी ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा के बारे में भी नियम बना सकें। अकाउंट्स और ऑडिट, ठीक है। हाँ, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। अब फिर से चुनाव पर लौटते हैं। इन नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन करवाता है इलेक्शन? ये जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 243 का R243ZA साफ कहता है कि नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कराने से लेकर चुनाव कराने तक का पूरा काम, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सब राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। ये वही आयोग है जो पंचायतों के चुनाव भी कराता है। जी हाँ, बिल्कुल वही। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए इसका प्रावधान है, और वही आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव भी देखता है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। और चुनाव से जुड़े बाकी नियम कानून कौन बनाता है, जैसे चुनाव प्रक्रिया वगैरह? संविधान के मूल ढांचे के तहत राज्य का विधानमंडल नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। विकास योजनाओं की बात हुई थी कि नगर पालिकाएं योजनाएं बनाएंगी। क्या जिला स्तर पर या बड़े शहरों के लिए योजना बनाने की कोई विशेष संवैधानिक व्यवस्था भी है प्लानिंग के लिए? हाँ, है। और ये 74वें संशोधन का एक, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी पहलू माना जा सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये योजना बनाने की प्रक्रिया को नीचे से ऊपर, यानी बॉटम अप ले जाने की कोशिश करता है, ग्रास रूट लेवल से प्लानिंग। इसके लिए 2 तरह की समितियों का प्रावधान है। 2 समितियां कौन सी? प्लानिंग कमेटी या डीपीसी। डीबीसी। हाँ, संविधान कहता है कि हर राज्य में, हर जिले में ऐसी समिति बनाना अनिवार्य है, मैंडेटरी। हर जिले में। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है जिले की जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, उन्होंने जो अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं उनको इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। अच्छा, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को मिलाना। हाँ, और फिर पूरे जिले के लिए विकास का एक समग्र मसौदा, एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। तो ये समिति एक तरह से ग्रामीण और शहरी योजनाओं को जोड़ने का पुल है। बिल्कुल सही समझा आपने। और इसकी संरचना भी इसी बात को दर्शाती है। कैसे? सदस्य कौन होते हैं इसमें? समिति के कम से कम 45 सदस्य, यानी 80% जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य? हाँ, और ये चुनाव जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात के हिसाब से होता है, ताकि दोनों का बैलेंस्ड प्रतिनिधित्व हो। ये तो वाकई बॉटम अप अप्रोच लग रहा है। हाँ, और ये समिति योजना बनाते वक्त आपसी हितों के मुद्दों जैसे पानी का बंटवारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और जिले में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखती है। ठीक है, ये हुई जिला योजना समिति। और दूसरी समिति कौन सी बताई आपने? दूसरी है महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी या एमपीसी। एमपीसी, ये कहाँ बनती है? ये हर महानगर क्षेत्र में बनाई जानी है, यानी वो इलाके जहां आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है। अच्छा, सिर्फ मेट्रो एरियाज के लिए। इसका काम क्या है? इसका काम भी डीपीसी जैसा ही है, लेकिन सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। ये पूरे मेट्रो एरिया के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करती है। इसकी बनावट कैसी होती है डीपीसी से अलग? थोड़ी अलग है। इसके कम से कम 2/3 सदस्य, यानी 2/3, उस महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों में से चुने जाते हैं। इसमें पंचायतों के अध्यक्ष भी हैं?
हाँ, क्योंकि मेट्रो एरिया में कुछ ग्रामीण इलाके भी हो सकते हैं। यहाँ भी चुनाव आबादी के अनुपात में होता है, शहरी और ग्रामीण। और ये क्या ध्यान रखती है योजना बनाते समय? ये स्थानीय जरूरतों के साथ साथ उस क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या निवेश हो रहा है या होना है, इन सब बातों का भी ध्यान रखती है। मतलब एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। और ये दोनों समितियां डीपीसी और एमपीसी अपनी योजना का मसौदा किसे भेजती हैं? दोनों ही समितियां अपने अपने क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को भेजती हैं। तो ये जमीनी स्तर पर नियोजन को संस्थागत रूप देने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। निस्संदेह। अच्छा, एक सवाल और। क्या ये सारे नियम कानून जिनकी हमने इतनी विस्तार से बात की, ये पूरे भारत में एक जैसे लागू होते हैं या कुछ इलाकों को छूट मिली हुई है? कुछ एक्सेप्शंस? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद है। संविधान का ये भाग यानी पार्ट 9A कुछ खास तरह के क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होता है। कौन से क्षेत्र? इनमें शामिल है पहला, अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज, जिनका जिक्र अनुच्छेद 244(1) में है। शेड्यूल्ड एरियाज। हाँ, और दूसरा जनजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल एरियाज, जैसा कि अनुच्छेद 244(2) में बताया गया है। ये ज्यादातर उत्तर पूर्व के राज्यों में है। तो इन इलाकों में ये नगर पालिका वाले कानून लागू नहीं होते? सीधे तौर पर नहीं। इसके अलावा जब ये कानून बना था तब ये प्रावधान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी इलाकों में, उस समय जो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद थी, उसके कामकाज पर भी असर नहीं डालते थे। तो क्या इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है या अलग है? व्यवस्था तो है, लेकिन वो अलग कानूनों या प्रावधानों के तहत हो सकती है, जैसे पैसा कानून है पंचायतों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में। अच्छा। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर कुछ बदलावों और अपवादों के साथ इन संवैधानिक प्रावधानों को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। मतलब संसद चाहे तो कर सकती है? हाँ, पावर संसद के पास है। और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह? ये प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं। वैसे? हाँ, पर कुछ बदलावों के साथ। जैसे वहां राज्यपाल की जगह प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर समझा जाएगा। और अगर वहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली या पुदुचेरी में, तो राज्य विधानमंडल की जगह वहां की विधानसभा मानी जाएगी। ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो कुछ और संशोधनों या अपवादों के साथ इन्हें किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। एक और व्यवहारिक सवाल। जब ये 74वां संशोधन 1993 में लागू हुआ, तब तो राज्यों में पहले से नगर पालिकाओं के अपने कानून और संस्थाएं चल रही होंगी। उनका क्या हुआ? वो एकदम से खत्म हो गई? नहीं, संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति का भी ध्यान रखा था। इसे ट्रांजिशन कहते हैं। हाँ, ट्रांजिशन। एक प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH 8243 ZF जोड़ा गया। इसके तहत संशोधन लागू होने से पहले के जो कानून थे, जो शायद इस नए भाग के प्रावधानों से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, हाँ। पुराने कानून, वो भी संशोधन लागू होने के बाद 1 साल तक या जब तक राज्य सरकार उन्हें बदल नहीं देती या रद्द नहीं कर देती, जो भी पहले हो, तब तक चलते रहे। उन्हें एकदम से खत्म नहीं किया गया। 1 साल का ग्रेस पीरियड मिला। हाँ, ताकि राज्य अपने कानूनों को नए संविधान के हिसाब से ढाल सके। और जो नगर पालिकाएं उस समय मौजूद थीं, जो चुनकर आई हुई थी, वो भी अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा होने तक काम करती रहीं। उन्हें बीच में भंग नहीं किया गया, जब तक कि राज्य विधानमंडल ने खुद ही कोई प्रस्ताव पास करके उन्हें भंग न कर दिया हो। अच्छा, तो बदलाव को धीरे धीरे अपनाने का समय दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल आखिरी में एक सवाल। क्या नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में, जैसे वार्ड का बंटवारा कैसे हुआ या चुनाव के नतीजे, इनको अदालतों में चुनौती दी जा सकती है? जुडिशियल इंटरवेंशन? इस पर संविधान कुछ सीमाएं लगाता है, एक तरह का बार है, रोक है। हाँ, अनुच्छेद 243 ZG कहता है कि 2 मामलों में अदालती दखल नहीं होगा। कौन से 2 मामले? पहला, चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन यानी डिलिमिटेशन, वार्ड की सीमाएं तय करने, या फिर किस वार्ड में कौन सी सीट आरक्षित होगी, इस सब से जुड़े किसी कानून की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। डिलिमिटेशन पर सवाल नहीं। और दूसरा, किसी नगर पालिका के चुनाव को अगर चुनौती देनी है तो वो सिर्फ एक चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटिशन के जरिए ही दी जा सकती है। इलेक्शन पिटिशन? हाँ, ये याचिका किसे देनी है, कैसे देनी है, ये राज्यों का विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है।
इसके अलावा किसी और तरीके से चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मतलब रेगुलर कोर्ट केस नहीं कर सकते चुनाव को लेकर? सामान्यतः नहीं, सिर्फ इलेक्शन पिटीशन का रास्ता है। इसका मकसद शायद चुनावी प्रक्रिया को अनावश्यक मुकदमों से बचाना और जल्दी पूरा करना है। समझ गया। तो कुल मिलाकर संविधान का भाग 9 क शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन का एक वाकई बहुत विस्तृत और कह सकते हैं मजबूत ढांचा तैयार करता है। हाँ, इसमें उनकी बनावट कैसे होगी, चुनाव कैसे होंगे, शक्तियां क्या होंगी, वित्तीय स्रोत क्या होंगे, योजना बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, आरक्षण की व्यवस्था, कार्यकाल, अयोग्यताएं, यहाँ तक कि संक्रमण काल की व्यवस्था और अदालती दखल पर रोक, सब कुछ सोचा गया है। बिल्कुल। संविधान की मंशा तो साफ दिखती है, शहरों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देना। हाँ, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, विकास को ज्यादा समावेशी बनाना और नागरिकों को शासन में भागीदारी का मौका देना। आरक्षण जैसे प्रावधान सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम है। बिल्कुल। और वहीं वित्त आयोग और योजना समितियां इसे व्यवहारिक रूप देने की, मतलब फंक्शनल बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये सब जानने के बाद एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, सोचने के लिए। हाँ, संविधान ने तो शहरी स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए एक खाका दे दिया है। कागज पर तो ये बहुत मजबूत लगता है ना? हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संवैधानिक इरादा, ये मंशा जमीनी हकीकत में पूरी तरह बदल पाई है? हमारे शहर और कस्बे इन प्रावधानों का कितना लाभ उठा पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन गैप की बात अक्सर होती है। बिल्कुल। और शायद इससे भी बड़ा सवाल हम सब के लिए यह है कि इन स्थानीय सरकारों में हम और आप यानी आम नागरिक कितनी सक्रिय और कितनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं या निभा सकते हैं। नागरिक भागीदारी। हाँ, क्या हम सिर्फ वोटर हैं या वाकई में अपने मोहल्ले, अपने शहर के शासन में भागीदार हैं? ये सवाल शायद हमें अपने आसपास के शहरी शासन को और करीब से देखने और शायद उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल सही कहा। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।